यह कहानी अकीरा की है, जो कि एक स्टूडेंट है और लोगों से उसकी बनती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे इग्नोर करते हैं और ना ही आज तक उसका कोई फ्रेंड बना है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अकीरा अपनी क्लास में होता है और मंगा पढ़ रहा था, क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है और सब लोग उसे इग्नोर करते हैं, इसलिए वे मंगा पढ़ रहा था और उनके क्लासमेट मिलकर अकीरा का मजाक उड़ाने लगते हैं। अकीरा को जैसे इस चीज की आदत पड़ जाती है, वे किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी अचानक उनके सर के ऊपर अचानक एक टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है और उन सारे क्लासमेटों को एक न्यू यूनिवर्स में ले जाता है और उन्हें एक वर्ल्ड में छोड़ता है। सारे क्लासमेट उस वर्ल्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। वह बोलता है कि राजा तुम लोगों से बात करेगा। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है, जो उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों को मोरिना की नई दुनिया में हमने बुलाया है। तुम में से एक बंदा हीरो है जो कि उस डीमन लॉर्ड को हराएगा। राजा उनसे कहता है कि जैसे ही तुम लोग डीमन लॉर्ड को हराओगे तो हम तुम्हें तुरंत तुम्हारी उस दुनिया में वापस भेज देंगे। बूढ़ा आदमी एक क्रिस्टल दिखाता है। वे उन सबको बताता है कि तुम्हारी पावर यहाँ पर चेक होंगी। वे उन सबको एक एक कर उस क्रिस्टल पर हाथ रखने को बोलता है और बोलता है कि तुम्हें स्टेटस बोल रहा है, तुम्हारा स्टेटस चालू हो जाएगा। उन सब लोगों को नया नया स्टेटस मिलता है, किसी को आर्मर का, किसी को डिस्प्ले में का, किसी को नाइट का। उन सब लोगों को अच्छा अच्छा स्टेटस मिलता है और क्लास की प्रेसिडेंट सुकाशा को हीरो बना दिया जाता है, क्योंकि उसका एबिलिटी सबसे ज्यादा थी। अकीरा अपना स्टेटस देखता है, बिना क्रिस्टल पर हाथ रखे हुए अपना स्टेटस देखता है और वहां पर सबसे ज्यादा स्टेटस सुकाशा का होता है। लेकिन अकीरा का स्टेटस तो मैक्स था, मतलब कि सुकाशा से भी बहुत ही ऊपर। लेकिन वह माहौल देखता है, उसे माहौल थोड़ा अजीब लगता है। वहाँ के लोग थोड़े अजीब से रहते हैं, इसीलिए उसे राजा रानी की कहानी पर शक होने लगता है। वे अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, ये गांव वाले हमसे कुछ बड़ा राज छुपा रहे हैं। इसीलिए वे बहुत ही ज्यादा सावधान रहता है। वह डिसाइड करता है कि वह इस क्रिस्टल पर हाथ नहीं रखेगा। वह अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे वे उसकी प्रेजेंस गायब हो जाती है। वह किसी को दिखाई नहीं देता और जिन लोगों का टेस्ट पड़ा था और जिन्हें असाइसेंस मिला था, वे उनके ग्रुप में चला जाता है। किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि असाइसेंस का ग्रुप बहुत ही बड़ा था, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ और वे उस टेस्ट से भी बच गया। और उन लोगों में सबसे ज्यादा पावर सुकाशा की थी, इसीलिए उसे हीरो बना दिया जाता है और उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना मिलता है, अच्छे अच्छे रहने के लिए लोकेशन मिलती है, अच्छे अच्छे रूम मिलते हैं। अकीरा अपनी एबिलिटी को चालू रखता है और अपने ग्रुप के साथ आराम करने के लिए जाता है। फिर अकीरा को एक छुपा हुआ कैमरा मिलता है। फिर अकीरा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब उसे कंफर्म हो गया था कि वे लोग इन पर नजर रखे हुए थे। शाही कमांडर शारन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। अकीरा रात को निकल जाता है जानकारी इकट्ठे करने के लिए। अकीरा थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठे करता है, फिर वे छत पर थोड़ा टहलने लगता है, क्योंकि उसे अपनी बेमिसाल पावर महसूस होने लगती है। फिर वे छत पर चली रहा था, फिर उसे अचानक किसी की बातचीत सुनाई देती है। फिर अकीरा देखता है कि राजकुमार और राजकुमारी आपस में बात कर रहे थे। फिर राजा राजकुमारी से कहता है कि बच्चों को उस शाही तहखाने से दूर रखो, ताकि वे लोग इस दुनिया के बारे में ज्यादा ना जान पाए और हमारे प्लान में बाधा ना बने। अकीरा इनकी ये बात सुन लेता है। फिर उसे कंफर्म हो जाता है कि इस राजा का इरादा नेक तो नहीं है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा सब लोगों के साथ मिलकर नाश्ता कर रहा था। वे अपनी अदृश्य होने वाली एक्टिविटी को एक्टिवेट रखता है। फिर अकीरा मन ही मन सोचने लगता है कि क्या ये इन सब को वे बताए जो इसने राजा के मुंह से सुना था, राजा की बात। फिर उसे थोड़ा एहसास होता है कि ये लोग इसकी बात नहीं मानेंगे और इस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए वे इन लोगों को कुछ नहीं बताता। फिर सुकाशा आता है और वे उन सब लोगों को ऐलान करता है कि हम डीमन लॉर्ड को जरूर हराएंगे और अपनी दुनिया में जाएगा और राजा की मदद करेंगे और अपनी दुनिया में वापस जाएंगे। सुकाशा की यह बात सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं और इस फैसले को कबूल कर लेते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब स्टूडेंट एक मैदान में खड़े थे, जहाँ पर उनके साथ नाइट कमांडर शारन और वाइस कमांडर गिल्स उनके साथ खड़े थे। शारन ऐलान करता है कि तुम सबको 1 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद अंडरग्राउंड लेबिरिंथ मिशन पर ले जाया जाएगा। अकीरा इन सब पर नजर रखते हुए
माउंटेन की तरफ जाता है और अचानक उसके पीछे सारन वहां प्रकट होता है। अकीरा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी कॉन्शियल स्किल एक्टिवेट है और वे किसी को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन वो इसको देख पा रहा है। तभी सारन उसे बताता है कि मेरे पास माइंडस्टिक आइज है, इन आइज की वजह से मैं हर अदृश्य चीज को देख सकता हूँ और मैं इन आइज की वजह से उसके ऑरा भी फील कर सकता हूँ। सारन अकीरा से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा और मैं राजा के साइड नहीं बल्कि तुम्हारे साइड हूँ ताकि तुम लोग अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। सारन और अकीरा के बीच एक समझौता होता है जिसमें सारन अकीरा को एक बेहतरीन असाइसेंस बनाएगा जिससे वे अपनी दुनिया में वापस लौट जाए और अकीरा सारन को अपनी दुनिया अर्थ के बारे में सब कुछ बताएगा, कैसे रहते हैं और कैसे काम करती है और कैसे लोग हैं, कैसे इंसान है, सारी डिटेल देगा। ट्रेनिंग के दौरान सारन अकीरा को बताता है कि इस दुनिया में माउंट शेन के अलावा एल्वेस और बीस्टमैन भी रहते हैं। अकीरा को पता चलता है कि उसकी कॉन्शियल स्किल पहले से ही मैक्स लेवल पर है और बाकी की स्किल अभी एक लेवल पर ही है और अब अकीरा का मकसद था कि इस एक लेवल को इंक्रीज करना है। सारन अकीरा को सिखाता है कि उसकी प्रेजेंस स्किल बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे अपनी सेंस और बॉडी हीट को भी छुपाना होगा क्योंकि हाई लेवल के मॉन्स्टर की सेंस एबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इसीलिए वे तुम्हारी ये स्किल कोई काम की नहीं रहेगी प्रेजेंस वाली। इसीलिए सारन अकीरा को सेंस एबिलिटी छुपाने की ट्रेनिंग देता है। कुछ ही दिनों में अकीरा कड़ी मेहनत से लेवल 69 तक पहुंच जाता है। ट्रेनिंग के बीच अकीरा को एहसास होता है कि राजा की साजिश तो बहुत ही गहरी है और बहुत ही खतरनाक है और अकीरा को पता चलता है कि राजकुमारी खुफिया टूर पर हीरो सुकाशा पर एक खतरनाक कर्ज डाल रही है ताकि वे हीरो सुकाशा को अपने काबू में कर सके। फिल्म में सारन और गिल्स को दिखाया जाता है। सारन गिल्स से कहता है कि अकीरा बहुत ही दिलचस्प है और अकीरा को इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। सारन गिल्स से कहता है कि अकीरा भी उसी जगह से आया है जहां से हमारा पहला हीरो आया था, यानी जापान से आया है, अर्थ नाम के प्लेनेट से, और उस लड़के ने कॉन्शियसमेंट स्किल को भी ऊंचे लेवल पर पहुंचा रखा है। गिल्स यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक ऐसी महारत सिर्फ पहले वाले हीरो ने ही हासिल की थी। उसी समय अकीरा हाथ में एक किताब लिए वहां आता है और मान लेता है कि वह रात के समय चुपके से लाइब्रेरी में आकर पढ़ता रहता है। वह एक किताब को मेज पर रखता है और उसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि यह एक महान किताब खुद कमांडर ने लिखी है। कमांडर उसे समझाता है कि अभी का राजा एक दुष्ट और लालची शासक है। वह अपना सपना पूरा करने के लिए दुनिया के कायदे कानून बदलना चाहता है, चाहे इसमें कितने ही लोगों की जान क्यों न चली जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनकर अकीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वह एक सच बताता है कि जिस दिन वह इस दुनिया में पहली बार आया था वह राजा को मारने ही वाला था, लेकिन मेरा मन हिचकिचाने लगा और मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। सारन अकीरा के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अगर दुनिया उसे हत्यारा कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हत्यारों की तरह ही जीना होगा। अकीरा धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि अगर मेरी माँ और बहन को पता लग गया कि मैं एक खूनी हूँ तो वे बहुत ज्यादा रोएंगी। कमांडर अकीरा को भरोसा दिलाता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचोगे और वापस घर लौटने का रास्ता भी ढूंढ लोगे। जब अकीरा सारन से हैरान होकर यह पूछता है कि तुम मुझ पर इतने आसानी से भरोसा क्यों कर रहे हो, सारन मुस्कुराते हुए अकीरा से कहता है कि तूने अपनी सूझबूझ और शांति से खुद को साबित किया है क्योंकि तुमने शुरू से ही हर चीज पर सवाल उठाए और बहुत सावधानी से कदम बढ़ाए और तुमने हर बात को आंख बंद करके मानने की बजाय उन पर सवाल उठाए, जो ये साबित करता है कि उसमें दूसरों से कई आगे सोचने की काबिलियत मौजूद है। अगर किसी बंदे में ये सब क्वालिटी हो तो उस पर हर कोई आंख मीच कर भरोसा कर सकता है और मैंने भी यही किया। इसके बाद अकीरा भी अपना दिल खोलकर उससे बात करता है। अकीरा उसे बताता है कि उसे बचपन से ही हमेशा एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रखा गया है और उसे बचपन से ही ऐसा ट्रीट किया गया हो कि जैसे भीड़ में से किसी को आवाज दे रहा हो और कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा हो। सब लोगों का व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। ना लोग मुझसे बात करते, ना मेरी बात सुनते, ना मुझे नोटिस करते, ना मुझे देखते, मतलब कि जैसे मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं हूँ, ऐसा ट्रीट करते थे सब लोग मुझे। लेकिन पहली बार किसी के मुंह से अपनी सच्ची तारीफ सुनकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून
सुकून मिला है। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समन किए गए हीरोज की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और उन्हें उस मिशन के लिए तैयार किया था। वे उस मिशन पर ले जाया जा रहा था। वहाँ पर भारी भीड़ रहती है और लोग उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। और उस शोर के बीच अकीरा की नजर एक रहस्यमय नकाब पोश पर पड़ती है जो दूर से उन सबको गुस्से से घूर रही थी, लेकिन अचानक अकीरा उसके पास आ जाता है जिससे वे महिला नकाब पोश चौंक जाती है। अकीरा उससे पूछता है कि तुम हम लोगों को ऐसे क्यों देख रही हो गुस्से से। वह गुस्से से जवाब देती है कि तुम लोग जानते हो क्या, तुम लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है। अकीरा उससे पूछता है कि ऐसी तुम लोगों ने क्या कुर्बानी दी थी हम लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए। वे बताती है कि जब तक तुझे इस बारे में नहीं पता लगता तो तुम मेरे पास मत आना, और मुझे पता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी, हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे। फिर हमें कुछ देर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक डंजन में होते हैं क्योंकि राजा ने मिशन दिया था और वे लोग वहाँ पर डंजन में फंस जाते हैं। अकीरा सारन को पीछे हटने की सलाह देता है। सारन उसकी बात मानकर पीछे हट जाता है। अकीरा अपनी तलवार से एक बहुत ही बड़ा हमला करता है जिससे उन सबको भगने का रास्ता साफ हो जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका एक और समूह उनका रास्ता रोक लेता है और हीरो सुकाशा घबराने लगता है, लेकिन तभी राजकुमारी द्वारा दिया गया एक स्मोक बम उसे याद आता है। वह उस बम को मॉन्स्टरों की तरफ फेंकता है और राहत की सांस लेता है, लेकिन उसकी शांति पल भर में खत्म हो जाती है क्योंकि उसे देखता है कि धुंध से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो उन लोगों की सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। वे फुल स्पीड में जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा विशाल और ताकतवर था, इसीलिए अकीरा का जो हथियार था वही मॉन्स्टर को लगते ही नुकनी टूट जाता है। इसके बाद अकीरा देखता है कि मुख्य हीरो सुकाशा बहुत ही बुरी हालत में है। अकीरा उसे गुस्से से समझाता है उसे अकेले सबके बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें बाकी लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए। तभी अकीरा को एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अकीरा तुरंत यूकी को बुलाता है। यूकी जादू के असर को खत्म करने वाली असाइसेंस है और जब पता चलता है कि सुकाशा को किसी ने कर्स दिया हुआ है, अकीरा फौरन कमांडर के पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि मैं अपनी खास स्किल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सारन अकीरा को इजाजत दे देता है और दानव का ध्यान भटकाने के लिए उस पर बिजली जैसी फुर्ती से हमला करता है। मौका देखकर अकीरा दानव के पीछे चला जाता है और अपनी खास एबिलिटी शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है। शैडो मैजिक एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ही अकीरा के पैरों के नीचे काला घेरा बन जाता है और उसमें से काली टहनियां सी बाहर निकलने लगती हैं। जैसे ही दानव बिजली के झटकों से खुद को आजाद कराता है और वह काली टहनियां उसके आर पार हो जाती हैं। अकीरा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को जमीन पर गिर देता है। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है और काला जादू कुछ देर बाद ही उस सारे मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लेता है। लड़ाई के बाद अकीरा बुरी तरह थक जाता है और उसका जादू बेकाबू होने लगता है, लेकिन तभी कमांडर सारन उसके पास पहुंचता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कुछ ही देरों में अकीरा का पूरा तरह अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है और अकीरा मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार हम सब लोग बच ही गए। सुरक्षित वापस लौटने पर कमांडर अकीरा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वह मानता है कि अगर अकीरा के साथ की वजह से ही हम बच पाए। सारन अकीरा से कहता है कि उसने शैडो मैजिक जैसी शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। यकीनन ये शैडो मैजिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर इसे काबू करना मुश्किल है और यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। अकीरा को वह समझाता है कि तुम्हें सावधानी से इसको यूज करना चाहिए। अंत में कमांडर अकीरा को एक कटाना तोहफे में देता है और बोलता है कि ये खुद पहले हीरो ने बनाई थी। अकीरा उसे थामता है और हैरानी से पूछता है कि कमांडर यह कीमती तलवार मुझे क्यों दे रहे हो। कमांडर उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आगे की लड़ाई और आसान रहे। अकीरा कमांडर से पूछता है कि यह तलवार मौजूदा हीरो सुकाशा को क्यों नहीं दी गई। सारन उसे बताता है कि पहली बात सुकाशा के पास पहले से ही एक हीरो की तलवार है और दूसरी बात अगर ये तलवार मैं हीरो सुकाशा को दूं तो ये राजा की नजरों में आ जाएगी और ये तलवार शाही खजाने में रखी थी और मैंने वहां से चुरा ली ताकि ये किसी बुरे हाथों में ना जाए। इसीलिए वे कटाना को चुपचाप अकीरा को सौंप देता है। अकीरा तलवार पर खुदे हुए कुछ शब्दों को देखने लगता है। सारन उसे बताता है कि
इसे कोई पढ़ नहीं सकता। आज तक हमने ऐसी लैंग्वेज नहीं देखी और बहुत रिसर्चों के बाद हमें पता चला कि इस लैंग्वेज को समझने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अकीरा उस भाषा को समझ गया था क्योंकि वे जापानीज भाषा में लिखी थी और अकीरा जापान से है इसलिए उस भाषा को समझ जाता है। क्योंकि वह तलवार पहले हीरो की थी जो कि जापान से था, उस तलवार पर एक दुआ लिखी पड़ी थी, वक्त आने पर यह तलवार अपने उत्तराधिकारी को मार्गदर्शन करे। गुरु और चेला दोनों ने यह बताया कि काश वे पहले हीरो से मिल पाते। जब सुकाशा पर हुए सांप की बात छिड़ी तो अकीरा ने बताया कि जादू इतना तगड़ा है कि आसानी से नहीं टूट रहा। कमांडर ने शक जताया कि उन्हें शायद पता है कि इसके पीछे कौन है और कमांडर ने राजकुमारी वाली सारी बात अकीरा को समझा दी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजकुमारी सुकाशा पर श्राप कर रही थी। अकीरा अचानक वहाँ पर कट हो जाता है और वे इस जादुई क्रिस्टल के 2 टुकड़े कर देता है जिससे श्राप करती थी। अकीरा ने राजकुमारी पर तलवार टांग दी और पूछ रहा था कि ये तुम क्यों कर रही हो। राजकुमारी कहती है कि ये सब राजा का आदेश है। अकीरा को वहाँ कोई जवाब नहीं मिला तो अकीरा वहाँ से चला गया। अकीरा के जाने के बाद राजकुमारी ने अलमारी खोली जिसमें ढेर सारे श्रापित क्रिस्टल रखे थे। हर एक क्रिस्टल उन बच्चों का था जिन्हें दुनिया से दूसरी दुनिया से बुलाया गया था। अकीरा ने वह क्रिस्टल सारन को दिखाया। सारन ने तुरंत अकीरा से पूछा, क्या तुमने राजकुमारी को अपना चेहरा दिखाया था? अकीरा कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपना चेहरा उसे दिखा दिया। अकीरा कहता है कि सिर्फ मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन सारन उसे बताता है कि अब मामला बिगड़ गया है क्योंकि राजकुमारी राजा की सिर्फ एक कठपुतली है। तुम्हें उससे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वे सिर्फ एक कठपुतली है। सुकाशा अकीरा को आराम करने के लिए भेज देता है लेकिन एक चेतावनी देता है कि वह आज रात महल के अंदर ना सोए। जब अकीरा ने उससे इस बात की वजह पूछी तो कमांडर ने बताया कि राजकुमारी अब हीरो के अलावा हर किसी को श्रापित कर देगी क्योंकि अकीरा तूने अभी तक अपना स्टेटस किसी को नहीं दिखाया, इसीलिए तुम्हें वे श्रापित नहीं कर पाएगी और रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अकीरा इमोशनल होते हुए सारन से पूछता है कि क्या वे इस लापरवाही की वजह से मुझसे नाराज तो नहीं है। सारन मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तो एक बस होने वाला था तो हो गया। अगली सुबह जब अकीरा की आंख खुली तो बाहर भारी शोर मचा हुआ था। अकीरा भागते हुए उनके पास जाता है जहां पर सैनिकों की भीड़ जमा थी। अकीरा ने घबराते हुए पूछा कि ये क्या हुआ। सुकाशा ने बेहद दुखी होकर सारन का नाम लिया। अकीरा जब भीड़ के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि सारन जमीन पर बेजान पड़ा था और एक खंजर सीधा उसके दिल के आर पार था। इस दुनिया में जिसे उसने अपना परिवार माना, वे मरने के गम में अकीरा फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी उनके एक क्लासमेट ने, जिस पर राजकुमारी का काला जादू चल चुका था, अकीरा को बेशरम कहना शुरू कर दिया और उसे ताना मारने लगा। उन्हें अकीरा पर ही हत्या का आरोप लगा दिया क्योंकि वह खंजर अकीरा का ही था जो अकीरा ने सारन को दे रखा था चोरी छुपे और सारन की तलवार खुद अकीरा के पास थी। अकीरा उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उन ब्रेन वॉश स्टूडेंटों को कुछ भी समझ नहीं आता और अकीरा की एक भी बात नहीं सुनी। सुकाशा ने अकीरा का पक्ष लेने की कोशिश की थी क्योंकि सुकाशा उनके कैद में नहीं था, लेकिन तभी वहां पर राजा आ जाता है और वे सैनिकों से बोलता है कि हत्यारे अकीरा को तुरंत पकड़ने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ राजकुमारी ये सब देखकर हंसती है। अकीरा ने तुरंत अपनी कॉन्सेल प्रेजेंस गायब होने वाली स्किल को इस्तेमाल कर पल भर में वहां से गायब हो जाता है। बाद में अकीरा गिल से मिला जिसने बताया कि इस हत्या के पीछे राजा की एक टोली नाइट रेवेंस का हाथ है। गिल्स ने अकीरा को चेतावनी दी कि अब उसके पीछे वे राजा और उसकी सारी सेना हाथ धोकर पड़ी है और अकीरा को उसने सलाह दी कि वे तुरंत सारन कमांडर के कमरे से इम्पोर्टेंट सामान उठाकर यहाँ से निकल जाए। अकीरा वहाँ से निकलते हुए सोचने लगता है कि क्या सारन को पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जरूरत का सारा सामान रेडी हुआ पड़ा था और सब कुछ ऐसे चलता है कि जैसे किसी ने पहले से ही प्लान कर रखा हो, ऐसा होगा, फिर तुम ऐसे जाओगे, तुम्हें ये किताब जरूरत पड़ेगी, सब कुछ पहले से ही रेडी था। महल के भीतर राजा और राजकुमारी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। राजा ने बड़े घमंड से कहा कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी इतने महान
बुद्धिमान कमांडर इतनी आसानी से मर जाएगा। राजकुमारी ने जानकारी दी कि हीरो को छोड़कर बाकी सभी छात्रों पर कर्ज पूरा हो चुका है। अब उनकी योजना एस्ट्रियन किंगडम के खिलाफ युद्ध छेड़ने की थी, जहां उन मासूम स्टूडेंटों को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल करने वाले थे। राजा को यकीन था कि अकीरा जंगल में कहीं मर जाएगा, लेकिन फिर भी पूरी तसल्ली के लिए उसने अपनी नाइट कमांडर सेना को अकीरा के पीछे शिकार के लिए भेज दिया। अकीरा को अपनी ट्रेनिंग के दिनों की बात याद आई। सारन ने कहा था कि अगर उसे कभी छुपना पड़े तो वे लेबोरेंथिक सबसे सुरक्षित जगह है। बस एक ही दिक्कत है, वहाँ पानी की बहुत ही कमी है। और सारन ने उसे जब सलाह दी थी कि अगर उसे अपनी स्किल का लेवल बढ़ाना है तो उसे लेबोरेंथिक की गहराइयों में उतरना होगा। अकीरा जब सारन से पूछता है कि बाकी के लोग ऐसा क्यों नहीं करते, फिर सारन अकीरा को समझाता है कि वहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं जिनके आगे कोई भी स्किल काम नहीं करती, इसीलिए लोग उनसे डरते हैं। लेकिन कोई अपनी स्किल पर फुल ज़्यादा मेहनत करता हो और हर लेवल के साथ अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाता हो तो उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेन बात है, जैसे ही लेवल आगे बढ़ते रहेंगे तो मॉन्स्टरों की पावर भी बढ़ती रहेगी, लेकिन नॉर्मल इंसान जो अगर ऐसा काम करता है तो उसकी पावर घट जाएगी, वो मर जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो हर फाइट के साथ और ज़्यादा ताकतवर हो। सारन की दी हुई हर सलाह पर चलते हुए अकीरा लेबोरेंथिक के नीचे गहराइयों में जाता है और कुछ ही दिनों में कड़ी मेहनतों के बाद वे लेवल 69 तक पहुंच जाता है। कमांडर ने उसे बताया था कि 100 लेवल तक पहुंच जाने के बाद एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। अकीरा को पूरा भरोसा था कि यह शक्ति मेरे इस जालिम दुनिया में बहुत काम आएगी और मुझे जिंदा रखने में बहुत मदद करेगी। उसे सारन की हर बात याद थी कि हर 10 लेवल के बाद एक खतरनाक बॉस का सामना करना पड़ता है। इन पुरानी यादों को समेटते हुए अकीरा अब एक बहुत बड़े विशाल दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था जो उसे अगली मंजिल की ओर ले जाने वाला था। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉस का दरवाजा खुल जाता है और सामने एक बहुत बड़ा टाइगर आता है जो अकीरा को देखते ही अकीरा के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। अकीरा कुछ देर तो अटैकों को डॉज कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर की स्पीड और पावर की वजह से अकीरा उनके सारे अटैकों को डॉज नहीं कर पाता। लेकिन तभी वह अपना फाइनल अटैक करता है जिसे अकीरा डॉज नहीं कर पाता और अकीरा को ज्यादा चोट लग जाती है और अकीरा मन ही मन सोचने लगता है कि आज मैं इसे नहीं हारूंगा। अगर मैंने इसे हरा नहीं तो ये मुझे मार देगा और मेरा सारन का बदला लेने का सपना टूट जाएगा और मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। और वो चोट के बावजूद उठता है और अपना शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देता है। और अकीरा ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें स्टूडेंटों को दिखाया जाता है जिनमें से हीरो सुकाशा उन लोगों से कह रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा और वे बोल दें कि अगर हम सम्राट को मार दें तो राजा हमें वापस घर भेज देगा। लेकिन कुछ क्लासमेट ये सब करने से मना करते हैं क्योंकि उनके ऊपर रानी का श्राप अब भी है और जिन लोगों के ऊपर से वे शराब टूट गया था वे इसके लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जिनके ऊपर रानी का शराब नहीं है वह महल से बाहर आ जाते हैं और सम्राट को हराने का फैसला कर लेते हैं और उस सफर पर निकल जाते हैं। फिर हम अकीरा को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और वो अपना स्टेटस देखता है जो काफी हद तक बढ़ चुका था। फिर अकीरा 75 लेवल पर से आगे बढ़ता है लेकिन एक स्लाइम अकीरा पर अटैक कर देता है। अकीरा उसे आसानी से हरा देता है और अकीरा देखता है कि उसके अंदर एक लड़की है जो बेहोश हुई पड़ी है, लेकिन कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है और वो अकीरा के सारे स्टेटसों को देख लेती है। अकीरा भी देखता है कि इसकी हालत अब बहुत ही खराब है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हुई पड़ी है। कमजोरी की वजह से अकीरा के ऊपर वे लड़की गिर जाती है। फिर अकीरा उसे कुछ खाने को देता है और उसका ख्याल रखता है। अब लड़की अपना इंट्रो देती है कि वे बताती कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई। फिर अकीरा अपना इंट्रो देता है, उसका बताता है कि मेरा नाम अकीरा है और मैं अपने लेवल को यहाँ पर बढ़ाने आया हूँ। किसी अपने ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें लेवल बढ़ाने हो तो तुम्हें डंजन के अंदर जाना होगा। फिर वो नीचे जाने लगते हैं जहाँ उनका सामना एक ड्रैगन से होता है और ड्रैगन अकीरा हरन के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है। अकीरा जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब अकीरा और वे प्रिंसेस उस ड्रैगन का दोनों मिलकर सामना करते हैं और जैसे तैसे करके वे उस ड्रैगन को हरा देते हैं और ड्रैगन हारने के बाद एक कैट में बदल जाता है और वे कैट दोनों
से बात करती है और अकीरा हरन को कहती है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा दिमाग खराब है और मैं इस दुनिया से भाग चुकी हूँ, मेरा मरने का मन था और जल्दी से अब आकर मुझे मार दो। फिर इसके बाद कैट बताती है कि मैं सम्राट की खास कैट थी, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया और मैंने अपनी फैमिली को भी खो दिया, अब मैं मरना चाहती हूँ। और वह बताती है कि मुझे राक्षसों के सम्राट ने संदेश दिया है कि वे अकीरा तुमसे मिलना चाहता है। फिर अकीरा बोलता है कि राक्षसों के सम्राट को मुझसे क्या काम होगा। फिर ब्लैक कैट कहती है कि मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैं तुम्हें बता दूं और अब जल्दी से मुझे मार दो ताकि तुम्हारा अगला रास्ता खुल पाए। बिना बॉस के मारे अगला रास्ता नहीं खुलता, पहले तुम्हें उस लेवल के बॉस को मारना होगा ताकि वह अगला रास्ता खुल पाए। फिर अकीरा उससे कहता है कि कोई ऐसा रास्ता है जिससे तुम मरो भी नहीं और रास्ता भी खुल जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उनको एक रास्ता मिलता है, अगर किसी ने किसी राक्षस से समझौता कर लिया तो शायद ये दरवाजा खुल सकता है और राक्षस को भी नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, अगर इस दौरान बॉस या उस बंदे को कुछ भी हुआ तो दोनों नहीं बचेंगे। अकीरा इसके लिए एग्री हो जाता है और आगे बढ़ जाता है और ब्लैक कैट कहती है कि उसे किसी के मरने या खुद मरने से कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई परवाह नहीं चाहे कोई मरे। अकीरा उससे कहता है कि तुम मुझे अब परेशान कर रही हो। फिर वे उस रस्म को स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले उसको एक नाम दिया जाता है। अकीरा उसका नाम नाइट रखता है और वो कैट के दिमाग में घुस जाता है। वह देखता है कि ब्लैक कैट यानी कि नाइट एक सिटी को तबाह कर रही है और वो अकीरा पर भी अटैक करती है और अकीरा से बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम मुझे हरा नहीं सकते और जब तक तूने मुझे हराया नहीं तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि मैं तुम्हें मारूं नहीं। लेकिन अकीरा वहाँ से जाता नहीं और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। अब वो दोनों आपस में अटैक करते हैं। नाइट अकीरा पर अटैक करती है और अकीरा ना तो नाइट पर अटैक करता है और ना ही उसके अटैक से बचता है, वो जबरदस्ती अपने ऊपर उस अटैक को ले लेता है। अब नाइट को गुस्सा आने लगता है, वह बोलती है कि तूने मुझे मारा क्यों नहीं। फिर अकीरा बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, मैं तुम पर कैसे अटैक कर पाता। और जैसे ही अकीरा की आंख खुलती है वह देखता है कि उसने नाइट को मना लिया है और अब नाइट का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। और फिर कुछ देर बाद अगले डंजन का दरवाजा खुल जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें स्टूडेंटों को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज में आ जाते हैं और राक्षसों के सम्राट को मारने का प्लान बना रहे थे। ये स्टूडेंट तो राक्षसों के सम्राट को हल्के में ले रहे हैं, एक बार तुम्हारा उससे सामना हो गया तो तुम्हारी अम्मी याद दिला देगा वे। और अब वे आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर हमें घर जाना है तो अकीरा का सहारा लेना होगा, क्योंकि वह इस दुनिया को हमसे ज्यादा जानता है और हमको घर भी शायद वही ले जाएगा। और पहले हमें अकीरा को ढूंढना होगा और अकीरा के साथ ही शायद मिलकर हम उस राक्षसों के सम्राट को हरा सकते हैं। फिर वे बात कर एक फैसला निकालते हैं कि हमें अकीरा का यहीं पर बैठकर वेट करना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फ्स की रानी पर एक लड़की हमला करती है और उसे वहीं गिरा देती है। दरअसल में वे उसकी छोटी बहन है और उसे वहीं पर उसे मारना चाहती है ताकि वे उस पूरी प्रजा को अपने कंट्रोल में कर सके। और वो अकीरा को सारी सच्चाई बता देती है कि उसकी छोटी बहन उसे क्यों मारना चाहती है और कैसे उसे उस खाई में गिरा दिया था उसकी छोटी बहन ने। वो अपनी सारी सच्चाई अकीरा को बता देती है और फिर अकीरा उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि पहले लोग मुझे कैसे इग्नोर कर देते थे, मेरी दुनिया में लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते थे और ना ही मुझसे कोई बात करता था, बिल्कुल मैं अकेला रहता था। फिर वे लोग मिलकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर एक नई लोकेशन पर आ जाते हैं। असल में वे लोग टेलीपोर्ट होकर एल्फ्स के किंगडम में आ जाते हैं जहाँ की ये प्रिंसेस है। अकीरा हर एक लड़की को पकड़ लेते हैं और जो राजकुमारी को बुरा भला कहने लगती है। ये लड़की बहुत बुरी और धोखेबाज है। असल में इसकी छोटी बहन ने इसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा बुरे बयानों की वजह से पूरे किंगडम को इसके खिलाफ कर दिया है, इसीलिए सब लोग इसकी बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। और वे देखते हैं कि एल्फ्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और तभी राजकुमारी की छोटी बहन वहां पर आती है।